हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के बारे में कि आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो अब तक आपने जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ने थे वो सब आपने पढ़ लिए होंगे। तो बस आज आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको हर एक जो टॉपिक है उसकी मेन बातें क्या है उससे आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जिससे कि अगर आप कुछ भूल भी जाते हो तो आपको हिंदी में अगर समरी पता है तो आप इजी वे में वहाँ पर लिख सकते हो। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स हैं जो वो आपको करनी कंपल्सरी हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी 3 यूनिट्स करनी हैं। और मैंने आपको पहले के जो पेपर थे वो भी बता दिए थे। मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर द लोटस ईटर है, रबी वेन। अगर आप चाहो तो आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, अगर ये 2 यूनिट भी आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इससे आपका ये हो जाएगा कि आपको जितना यानी कि पेपर अटेंड करना है उससे ज़्यादा, जैसे कि मान लो कि अगर पेपर 100 मार्क्स का आता है तो आपका कम से कम 70-80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से। तो आप ये जो 2 यूनिट्स है ये अच्छे तरीके से कवर कर लेना। इसके बाद आपको थर्ड यूनिट में जो मेन है वो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, ये जो पोइम है ये थोड़ी अच्छी तरीके से आप देख लेना। लॉयल्टीज प्ले पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इसका कभी भी मीन्स ऐसा नहीं है कि इस बार भी ना आए, तो इस बार ये आ सकता है। आपको सिर्फ समरी पढ़नी है, उसके अलावा आप कुछ भी चाहे मत पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यूनिट फोर्थ और फिफ्थ है इसमें लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री है। अगर आप स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है वो अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इसे अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2-2 मार्क्स का थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मीनिंग आपको पता चल जाए, जिससे कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आप छोड़ो ना, बल्कि 1-2 लाइन्स वहाँ पर आप लिखते ना, जिससे कि आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाए, ठीक है। और इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो। सो देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपना आंसर राइट करना है। मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। गाइडेंस देनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको खुद को भी थोड़ा पता होना चाहिए। खुद भी आप थोड़ा सोचो कि पेपर किस तरीके से आता है, आपको किस तरीके से पेपर को वहाँ पर लिखना है। पेपर को देखकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसमें मैं क्या लिखूं, किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। हालांकि आपने वो पोइम पढ़ रखी होती है, लेकिन उस क्वेश्चन की जो मीनिंग होता है वो आप समझ नहीं पाते हो, इसीलिए आप वहाँ पर नर्वस हो जाते हो। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो थोड़े बहुत देखने चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है वो आप समझ सको। तो यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में दे रखा है, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो उसके 2 फीचर्स बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन पहला ही किस में से आ गया, लिटरेरी टर्म में से आ गया। तो अगर आपको पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है तभी आप वहाँ के 2 फीचर्स बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जब एक पर्सन खुद से बात कर रहा हो और हमें उसके जो थॉट्स है उसके बारे में पता चलता है तो उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो इसमें वो पर्सन खुद से ही बातें कर रहा होता है, ये चीज़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पोइम द लोटस ईटर अबाउट। अब इसमें क्या लिखना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको हर एक पोइम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब आपको बस लोटस ईटर के बारे में जो कुछ भी पता है उसमें से 2-3 लाइन्स का आंसर यहाँ पर आप लिख देना। मैंशन एनी 2 poems ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग अदर दैन प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के आपको ना 2 poems के नाम बताने हैं जो कि आपकी जो सिलेबस में बताए गए हैं उससे डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे सोचेंगे अरे इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। आप ज़्यादा हो तो अगर आपको नहीं भी आता तो आपकी जो सिलेबस में है आप वही लिख देना, ठीक है, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, डिड द ड्यूक मर्डर द डचेस इन माई लास्ट डचेस एंड वाई। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, तो आप इजी वे में ये लिख सकते हो। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ थोड़ी बहुत समरी के बारे में पता होना चाहिए, आंसर आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो।
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मेनली मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आएगा, लिटरेरी हिस्ट्री या लिटरेरी टर्म में से। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग सारे पोइम में से ही आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉपकिंस इंस्केप एंड इंस्ट्रेस। तो ये दोनों ही देखो, जो इंस्केप होता क्या है, इंस्ट्रेस क्या होता है, आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद हॉपकिन का वर्ड नाम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों टर्म्स को जो इन्वेंट है वो हॉपकिंस ने ही किया है। तो ये आपका अगर आप देखोगे तो लिटरेरी टर्म में ये आपको दे रखी हैं दोनों ही वर्ड, तो वो चीज़ है। इंस्केप क्या होता है, जब हम किसी यूनिक यानी कि एक पर्सन, एक थीम की जो यूनिक कोई भी विशेषता होती है उसके बारे में हम बताते हैं तो उसे इंस्केप कहते हैं। इंस्ट्रेस क्या होता है कि वो जो यूनिकनेस है ना उसको क्रिएट करने वाली जो एनर्जी होती है उसे इंस्ट्रेस कहते हैं। तो बस आपको ये दोनों लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन वहाँ पर करना था और लास्ट में आप लिख देते कि दिस बोथ टर्म्स आर इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ लिखनी थी। इसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी 3 स्टैंजा आती हैं जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी होती है। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो स्टैंजा है वो किस पोइम में से आई हुई है। अगर आपका क्वेश्चन 8 नंबर का है तो अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि कौन सी पोइम में से आई है और इसके पोइट का क्या नाम है तो आपके 3 मार्क्स तो वैसे ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा आंसर रीड करेगा। वो बस यही चीज़ देखते हैं कि आपने जो स्टैंजा है उसकी अच्छे तरीके से पहचान कर ली, कि आपको पता है कि ये स्टैंजा किस पोइम में से आया है और इसके पोइट का क्या नाम है। अब आपको किस तरीके से स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आपका बनेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो पॉइंट आपने बनाया इसको आप अंडरलाइन करोगे, उसके बाद एरो का निशान लगाकर अपना जो आंसर है वो नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे और स्टार्टिंग की जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, दिस स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, उस पोइम के नाम को आपको अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कोमा में करना है। उसके बाद आप लिखोगे द पोइम इज़ कंपोज्ड बाय द, फिर आपको वहाँ पे पोइट का नाम लिखना है, उससे भी आपको अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कोमा में करना है। अब आपको पोइम और पोइट का नाम अंडरलाइन और इन्वर्टेड कोमा में क्यों करना है, ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान है ना वो आप इसी तरफ खींच सको कि हमें पता है कि ये स्टैंजा किस पोइम और किस पोइट के द्वारा लिखी गई है, जिससे कि एग्जामिनर को बाकी का आपने जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपने ये दोनों लाइंस लिख दी, अब आपने जैसे पोइम की समरी पढ़ रखी है, कुछ लाइंस आप वहाँ पर आगे लिख देना कि इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट, ये सारी बातें लिख दी। उसके बाद आप अगला पॉइंट बनाओगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट। अब आपने यहाँ इतना लिखने के बाद जो आपको स्टैंजा की 4-5 लाइन्स दी हुई हैं, पहले आपको इन्हीं लाइन को अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बाई चांस आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं करना आता है तो आप सीधा लिख देना जो स्टैंजा की लाइन है उसे ही घुमा फिरा कर लिख देना द पोइट सेज दैट। फिर यही वाली जो स्टैंजा की लाइन है वो एक एक करके वहाँ पर लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको जो भी पोइम के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा वो आप बाद में लिख देना। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप एक अलग से एक पॉइंट और बना सकते हो जिसका नाम आप लिखोगे क्रिटिकल एप्रिशिएशन। क्रिटिकल एप्रिशिएशन में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि इस पोइम में अगर कोई जैसे लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है, मान लो जैसे सिमिल वर्ड का यूज़ किया गया है एज या लाइक लगाकर, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ पर एलिट्रेशन वर्ड का यूज़ किया गया है यानी कि एक ही लाइन में बार बार किसी कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट वो लिख सकते हो। इसके अलावा कोई स्टैंजा ऐसी है जिसकी राइम स्कीम सेम होती है तो आप उसकी राइम स्कीम के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, पोइम की लैंग्वेज कैसी है, द लैंग्वेज ऑफ द स्टैंजा या पोइम इज़ सिंपल, तो आप ये चीज़ वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टैंजा को एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन बात आपको बस पोइम और पोइट का नाम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, फिर आपको उसे अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। अब आपको जैसे आपने स्टैंजा कर ली, उसके बाद अब पार्ट सेकंड में क्या है कि 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हमें सारा मैटर अच्छे तरीके से आता है और हम पॉइंट टू पॉइंट अपना आंसर लिखेंगे, ज़्यादा हम यानी कि लॉन्ग नहीं लिखेंगे, ज़्यादा पेजेस ना बढ़ के हमें जो मेन अच्छी बातें पता है, जो पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर पता है,
हम डायरेक्ट वही लिखेंगे। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जितना उन्हें आता है यानी कि 14-15 पेजेस का वो लिख कर आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये आपकी बीए ग्रेजुएशन है, जहाँ पर आपका आंसर कितना अच्छा कितना सही लिखा है, इस बात के साथ साथ ये बात भी मैटर करती है कि आपने कितने पेजेस वहाँ पर भरे हैं। तो आपको कम से कम 20 से 22 पेज तो भरने ही हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप भरोगे, आप कहोगे कि इतना पेजेस हम कैसे भरेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपने सेक्शन सी या सेक्शन बी कोई भी आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन जैसे आपने 2 पेजेस में या 2.5 पेजेस में कवर किया है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो जहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है उसी के नीचे स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 2.5 पेज का कोई आंसर राइट कर दिया, अब ये जो हाफ पेज है ना आप इसको छोड़ देना और जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से अपना नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करना। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपके जो पेजेस है वो ज़्यादा भरे जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो ये राइटिंग स्टाइल है ये भी देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के नीचे ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि जो आपकी नोटबुक है अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा जैसे ना भरी भरी सी दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाफ पेज छोड़कर अगले पेज से करते हो तो वो जो आपकी नोटबुक होती है वो देखने में भी अच्छी लगती है और आपके जो पेजेस हैं वो भी अच्छे तरीके से भर जाते हैं। कम से कम 20 से 22 पेज आपको भरने ही हैं। इसके बाद अब सेक्शन बी का पार्ट जो बी है उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो ये दे दिया, एनालाइज टेनिसन्स टीयर आइडल टीयर इन ब्रीफ, ठीक है। अब जैसे ये पोइम आपको दे दी, अब ये जो पोइम है इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको पोइम की समरी पढ़ी है आपने वो सारी समरी आप यहाँ पर अब लिख देना, ठीक है। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आप कहते हो कि हमें ना तो लिटरेरी हिस्ट्री पढ़नी है ना लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, तो देखो आपके पास चॉइस ही नहीं रहती। आपको 3 यूनिट स्टार्टिंग वाली तो फिर अच्छे तरीके से कवर करनी ही पड़ेंगी, तभी तो आप जो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 4 में से वो आप कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको 3 यूनिट्स कोई भी अच्छे तरीके से कवर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रुक। तो अब इसमें भी क्या है कि ये जो सोल्जर पोइम है इसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कभी भी कोई दे देते हैं ना राइट ए नोट ऑन, तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना सकते हो। पॉइंट कौन कौन से बना सकते हो, एक तो इंट्रोडक्शन जिसमें आप सोल्जर पोइम के बारे में लिख सकते हो, उसके बाद आप बना सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, ठीक है, जिसमें आपको पूरी पोइम की समरी लिख देनी होती है। अब आप सोचोगे कि इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम इन दोनों में क्या हमें जो लाइन्स है वो अलग अलग लिखनी है, नहीं, कुछ लाइनें जो आप पोइम के लास्ट में लिखते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम वो वाली लाइन्स आप स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो कुछ नहीं होता अगर आप कोई क्वेश्चन की या कोई आंसर की लाइन्स 2-3 बार रिपीट कर देते हो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जैसे क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन स्पेंडर एज ए पोइट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई पोइम में से क्वेश्चन आकर सीधा आगे कि स्टीफन स्पेंडर की जो हैं वो एक पोइट है, इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अंदर आप देखो कि यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर लिखा हुआ है यूनिट 3 लास्ट से 2, ठीक है, जहाँ पर क्या लिखा है द एक्सप्रेस। अब आपने भले ही पोइट के बारे में नहीं पढ़ रखा, पोइम के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है और पूछा गया है कि क्या वो एक पोइट है, आपको वो लिखना है। पोइट कौन होता है, जो पोइम्स लिखता है, तो इन्होंने एक पोइम लिखी हुई है, पोइम का नाम क्या है द एक्सप्रेस। तो आपको स्टार्टिंग में तो क्या लिखना है कि जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो क्या है, एक अच्छे पोइट है, उन्होंने ये जो पोइम द एक्सप्रेस है ये लिखी है, ये पोइम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने एक्सप्रेस पोइम के बारे में पढ़ रखा है तो आप वो सारी बातें बाद में लिख देना। मेन चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को देखकर हम घूम जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके से आंसर लिखना है।
कुछ नहीं करना, लिखनी आपको पोइम ही है। बस स्टार्टिंग में वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले आप वो लिख देना, बाद में आपको पोइम की समरी लिख देनी है। जहाँ पर आप पोइट लिखते हो, द पोइट, वहाँ पर आपको स्टीफन स्पेंडर बस ये नाम लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को ये दिखाई दे कि आपने अपने एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन है उसमें बहुत बार उस पोइट का नाम मेंशन किया है, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने जो कुछ भी लिखा है वो उसी पोइट के बारे में लिखा है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको किस तरीके से करनी है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर भी बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या है ये देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने ये कह दिया, डिस्कस टेनिसन एज ए पोइट ऑफ पास्ट ऑन द बेस ऑफ द पोइम प्रिस्क्राइब योर सिलेबस। कि जो टेनिसन है ना वो किस टाइप के पोइट है, पोइट ऑफ द पास्ट, और ये आपको बताना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है किस बेस पर जो आपके सिलेबस में पोइम्स दी गई हैं। अब आपके सिलेबस में अगर आप देखते हो टेनिसन की 2 पोइम्स दे रखी हैं, कौन कौन सी, द लोटस ईटर और टीयर्स आइडल टीयर्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो टीयर्स आइडल टीयर्स पोइम है उसके बारे में आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे कि यस द टेनिसन है जो वो क्या है कि एक पोइट है पास्ट के, और ये बातें हमें क्लियर होती हैं उनके पॉइंट्स को पढ़कर। उन्होंने 2 पॉइंट्स लिखी हुई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है, जैसे कि लोटस ईटर है और टीयर आइडल टीयर है। लोटस ईटर में उन्होंने ये बातें कही हैं जो कि आपने पढ़ रखी होगी, और टीयर आइडल टीयर है जो उसमें इन्होंने ये बातें की हुई हैं। तो इन पॉइंट्स में वो कहते हैं कि जो टीयर आइडल टीयर है उसमें वो अपने फ्रेंड्स वगैरह का मेंशन करते हैं, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में मेंशन करते हैं, यानी कि ये पास्ट के बारे में ही ज़्यादा अपने पॉइंट्स में मेंशन करते हैं। ये सारी बातें आपको वहाँ लिखनी है। मेन क्या है कि क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है ना वो आपको टेनिसन से करनी है, बाद में लिखना तो आपको सारा पोइम के बारे में ही है। बस जहाँ पर आप पोइट का नाम लिखते हो वहाँ पर अब आप यहाँ पर टेनिसन का नाम लिख देना। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो किस तरीके के राइटर हैं, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में है। अब ये क्यों है, तो आपने अगर माई लास्ट टचेस पढ़ा हुआ है तो वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके बारे में सबसे ज़्यादा अपनी पोइम्स प्रोज में जो यूज़ है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही किया है। हमारे सिलेबस में भी एक पोइम है जिसका नाम है माई लास्ट डचेस, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का अच्छा एग्जाम्पल है, और ये जो माई लास्ट डचेस है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में एक पर्सन होता है, वो सारी बातें कहता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी समरी वहाँ पर माई लास्ट डचेस की लिख देनी है। बस वहाँ पर आपको बार बार रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम है वो थोड़ा ज़्यादा लिखना है, जैसे कि एग्जामिनर को वो नाम दिखाई देता रहे टाइम टू टाइम। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था, राइट एन एसे ऑन जी.एम. हॉपकिंस एज ए पोइट। अब यहाँ पर जी.एम. हॉपकिंस है वो एक पोइट है, आपको बताना है जी.एम. हॉपकिंस के बारे में। अब आपको सेम वही चीज़ है कि जी.एम. हॉपकिंस है वो एक पोइट है। क्यों पोइट है, क्योंकि उन्होंने पोएम लिखी है। कौन सी पोएम लिखी है, स्प्रिंग एंड फॉल लिखी है। स्प्रिंग एंड फॉल जो पोइम है इस पोइम में इन्होंने इन स्ट्रेस का यूज़ किया है, इनस्केप का यूज़ किया है, स्प्रिंग रिदम का यूज़ किया है। ये तीनों जो वर्ड्स हैं, जो तीनों टर्म्स हैं, ये कॉइन और ये इन्वेंट है जो वो जी.एम. हॉपकिंस के यानी कि पोइम्स में ही देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद आपने लिख देना है कि हमारे सिलेबस में इन्होंने ये पोइम लिखी हुई है स्प्रिंग एंड फॉल, फिर आपको वो स्प्रिंग एंड फॉल पोइम के बारे में लिख देना है सारा कुछ। बस पोइट की जगह अब आप यहाँ पर जी.एम. हॉपकिंस कर देना। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक एज ए इंटीरियर मोनोलॉग। अब यहाँ पर क्या है, लव सॉन्ग के बारे में बताना है। पोइम है जो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक की, तो वो कैसी है, एक इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग का मीन्स होता है, मोनोलॉग का मीन्स होता है जब मोनो का मीन्स एक, ठीक है, लॉग जो डायलॉग वर्ड से बना है, यानी कि जब एक पर्सन ही बोलता रहता है। इंटीरियर यानी कि अपने आप से, अपने मन में, तो उसे क्या कहते हैं, इंटीरियर मोनोलॉग। पहले आपने ये जो 2 वर्ड है इंटीरियर मोनोलॉग इसे डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप कहोगे कि ये जो पोइम है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इंटीरियर मोनोलॉग का। क्यों है, फिर आपको पूरी समरी वो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक वाली है जो वो आपको लिख देनी है। तो बस इस तरीके से आपका ये जो पेपर है वो आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपने पूरा पेपर, पूरी बातें मेरी अगर ध्यान से सुनी है
तो देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग भले ही आप जो क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग आप क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है उससे स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन बाद का जो पूरा आंसर है वो आप कर क्या रहे हो, पूरी समरी कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि आपको जो पोइम है उसकी समरी, उसका जो हिंदी मीनिंग है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप अपना आंसर लिख सको। सो होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो यूज़फुल रही होगी। इसके अलावा मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन हम किस तरीके से करें। कि मान लो अगर आपका क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है, तब आपको अब क्या करना है, अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है। पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि 6-7 ही आपको बनाने हैं, बस आपको अपना आंसर पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाना है। पॉइंट्स आप 3-4 भी बना सकते हो। पहला जो पॉइंट है वो आप इंट्रोडक्शन का बनाओगे, जिसमें आप थोड़ी बहुत बातें वहाँ पर पोइम की लिख देना। सेकंड जो पॉइंट है वो आप बनाओगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको क्या करना है कि उस पोइम की समरी लिख देनी है। थर्ड जो पॉइंट है वो आप बनाओगे राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जिसमें आप पोइम की लैंग्वेज कैसी है, पोइम में अगर कोई लिटरेरी टर्म जैसे सिमिल, मेटाफर, एलिट्रेशन, इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है तो आप वो बता सकते हो। इसकी राइम स्कीम कैसी है, पोइम में अगर फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, मीटर्स, पेंटामीटर, आइएम्बिक, पेंटामीटर, अगर आपने ये वर्ड्स पढ़ रखे हैं, अगर इनका यूज़ किया गया है तो आप ये बता देना। उसके बाद थीम, ये पॉइंट आप बना सकते हो। थीम में क्या होता है कि उस पोइम में आपको मेन कीवर्ड क्या मिल रहा है, वो पोइम किस बात पर बेस्ड है, वो आप बता देना। इसके बाद आप कंक्लूज़न बना सकते हो पॉइंट। कंक्लूज़न में क्या होता है कि जो पोइम आपने पढ़ी हुई है वही आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत लिखनी होती हैं। बस ये आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। 4-5 पॉइंट्स आपने बना दिए। पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर देना, एरो का निशान लगा देना और नीचे वाली नेक्स्ट लाइन से अपना आंसर लिखना शुरू कर देना। सो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। एंड इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको आपके आंसर, जो भी डाउट वगैरह हैं उनका आंसर दे दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।